मुझे हम लोगों को लग रहा था कि नीतीश जिस बार अगर गवर्नमेंट में आए हैं, अपनी नीतियों को ताक पर रख करके भी अगर मोदी जी के साथ आए हैं, तो जरूर वो स्पेशल पैकेज लेकर के आए होंगे, जिसकी बहुत जरूरत है बिहार को, पर वो पैकेज अब तक हमको मिल नहीं पाया है। तो सेंट्रल का जो सपोर्ट था वो भी बिहार को बहुत हद तक नहीं मिला। अभी हाल फिलहाल में आपने एक केस सुना होगा अतुल सुभाष का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इन सब मामलों में आप न्यायपालिका का हस्तक्षेप ले सकते थे, इन सारी बातों को आप कह सकते थे, एक बेहतर वकील कर सकते थे, आप कोर्ट ट्रांसफर ले सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते थे। ही कुड हैव डन सो मेनी थिंग्स। तो सबसे बड़ी लड़ाई है इक्वल पे की। दीपिका पादुकोण के नाम से फिल्में चलती हैं, पर दीपिका को 8 रुपए मिलते हैं तो रणवीर को 10 रुपए मिलते हैं। क्यों? दीपिका को भी 10 रुपए क्यों नहीं मिलने चाहिए? इफ आई वॉन्ट टू वॉक ऑन द रोड इन नाइट अलोन, ये मेरा अधिकार है। जिस तरह से आप रात में अकेले चलना चाहते हैं, अकेले चलते हैं, वो आपका अधिकार है, उस तरह से मेरा भी अधिकार है कि मैं रात में अकेले चलूं। आपको सुरक्षा का भय नहीं है तो मुझे भी सुरक्षा का भय नहीं होना चाहिए। एक दलित महिला और एक उच्च जाति की जो महिला है, इनके अनुभव नारीवाद से अलग कैसे हैं? दलित लड़की को पढ़ने जैसे बेसिक चीजों के लिए भी लड़ना झगड़ना पड़ता है। मेरे पास वो सुविधा थी कि मुझे कोई सवर्ण पुरुष आके तंग नहीं करेगा। एक दलित लड़की को कोई भी आकर के परेशान करके उसको अपनी संपत्ति, मतलब आप सोचिए ना कि समाज में जीना भी उनके लिए एक स्ट्रगल है। बहुत लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत है। आपको रिजर्वेशन की रिजर्वेशन इसलिए नहीं होता है कि आप जबरदस्ती लाकर किसी को बिठाते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज में अगर SC ST और OBC रिजर्वेशन नहीं होता तो बहुत सारी जो जरूरी पॉलिसीज हैं उनके फेवर में वो नहीं आ पाती। और जिस दिन समाज बराबर हो जाए, सच में वास्तव में बराबर हो जाए, सारी चीजें बराबर, उस दिन आप रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। पर अभी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। पुरुषों का रोना कितना ज्यादा जरूरी है? लड़के नहीं रोते हैं, एक बहुत खराब स्टेटमेंट है। इसको कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। मैम, आपके अनुसार प्रेम क्या है और ये समय के साथ कैसे बदल? क्योंकि ये प्रश्न ना युवाओं में बहुत आकर्षित करता है ये विषय, और जरूरी है इससे बात करना क्योंकि इसकी अलग अलग समाज में इसकी परिभाषा है। तो आपके अनुसार क्या है? प्रेम किसी व्यक्ति को इतना पसंद करना कि आप उसको उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी खामियों को भी स्वीकार कर सके। कपिल शर्मा शो देखती हैं आप? ना भी देखूं तो YouTube शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स छोड़ते थोड़ी है, वहां पे इतने ज्यादा आपके पास होते हैं। आई डोंट लाइक हिम। नमस्कार, मैं विशाल यादव आप सभी का द पब्लिक माइक पे स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ उपस्थित है महिला सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर, शर्मिष्ठा जैसी प्रतिष्ठित के पुस्तक की लेखिका अनुशक्ति मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया विशाल। मैम, आप बिहार से हैं जी। अगर मैं बिहार का इतिहास देखूं तो विश्व की जो पहली विश्वविद्यालय थी वो नालंदा विश्वविद्यालय थी जी। पर आज की सिनेरियो में देखूं तो बिहार आज भी भुखमरी से, बीमारू राज्य और भी बहुत सारी उसकी उपमा दी जा सकती है। तो क्या कारण है कि आज भी बिहार जितना विकसित होना चाहिए था आज भी विकसित नहीं है? देखिए, इसका पूरा, अगर कोई प्रदेश विकसित नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के नेताओं के साथ साथ वहाँ के नागरिकों की भी होती है। जी। बिहार में कितने लोग हैं जो बिहार से निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद लौट कर वापस जाना चाहते हैं, अपने स्टेट के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं? कुछ लोग जरूर हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। और मुझे लगता है कि मैं भी शायद उन्हीं में से एक हूँ जो वापस नहीं लौटना चाहता है। दरअसल हम लोग ना, अच्छा एक बात बताऊं आपको कि 1980-90 तक, 1980 लेट 80s तक, जितना मुझे मालूम है, जब तक मेरे पिताजी कॉलेज में थे, बिहार की यूनिवर्सिटीज नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बहुत अच्छी पोजीशनिंग पर थी। फिर बिहार में कुछ चीजें गड़बड़ हुई और एजुकेशन वाज समथिंग दैट जिस पर ध्यान नहीं दिया गया बहुत अच्छे तरीके से। लालू जी ने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट बेटरमेंट, जो सबके बेटरमेंट के लिए, सोशल, एक सामाजिक न्याय की जो अवधारणा लेकर के आए, बहुत अच्छा हुआ। पर कहीं ना कहीं हर नेता चूकता है। लालू जी चूके, नीतीश चूके, और उन्होंने एजुकेशन पर, पढ़ाई पर बहुत ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा। और जब आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, उसके औद्योगिकीकरण पर, इनफैक्ट ये बात मैं कहूंगी कि कांग्रेस के लास्ट रेजिम, जो जगन्नाथ मिश्रा जब CM थे, उसी समय से शुरू हो गई थी। जो बहुत सारे चीनी मिल थे बिहार के, वो बंद होने लगे थे। बनमन की चीनी मिल बंद हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो थोड़े बहुत उद्योग बिहार में थे भी, वो बंद होने लगे थे। तो औद्योगिकरण जो है वो किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आप अपने लोगों को
काम नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो वो जाहिर है बाहर जाएंगे। तो दोनों नागरिकों की और नेताओं की, दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ाई पर, रोजगार पर, इन सब चीजों पे काम करें। और और स्वाभाविक तौर पर वो दोनों मिलकर काम नहीं कर पाए, उसका नतीजा जो है पूरे बिहार को बतौर बीमारू राज्य के तौर पे भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जो फ्रिक्शन बिहार का रहा केंद्र के साथ, क्योंकि आप देखिए 1990 के बाद से गवर्नमेंट या जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कोहेरेंस नहीं रहा। उसका खामियाजा भी बिहार को लगभग भुगतना पड़ा। मतलब जैसे कि अभी भले ही नीतीश जी की सरकार है, भाजपा के साथ गठबंधन में है, पर हमेशा ऐसा नहीं, अगर थी भी, जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो नीतीश जी वहां भाजपा के साथ गठबंधन में थे, और जब फिर ये नीतीश जी चूंकि लगातार बात बदलते रहे, तो जो स्पेशल पैकेज बिहार को चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, मोदी, मुझे नहीं लग नीतीश, जब मुझे हम लोगों को लग रहा था कि नीतीश जी इस बार अगर गवर्नमेंट में आए हैं, अपनी नीतियों को ताक पर रख करके भी अगर मोदी जी के साथ आए हैं, तो जरूर वो स्पेशल पैकेज लेकर के आएंगे, जिसकी बहुत जरूरत है बिहार को। पर वो पैकेज अब तक हमको मिल नहीं पाया है। तो सेंट्रल का जो सपोर्ट था वो भी बिहार को बहुत हद तक नहीं मिला जी। और बहुत सारे, मतलब मैं कहूंगी कि नेता, ब्यूरोक्रेट्स और नागरिक, तीनों
गिफ्ट, गॉड गिफ्ट ऑब्जर्वेशन उनका अच्छा होता है, तो वो लोग नेचुरल पत्रकार बनते हैं। तो जब आप लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर लिटरेचर जैसी चीजें पढ़कर आते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया होती है। जब आपकी तैयारी बढ़िया होती है तो आपका, जैसे आप अभी इंटरव्यू की तैयारी करके आए हैं, आप बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं, जब आप तैयारी बढ़िया करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, आपका जो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस होता है वो भी बेहतर होगा। जी, आपकी 2 किताबें, शर्मिष्ठा और कित-कित। जी, शर्मिष्ठा आपने महाभारत के जो सबसे कम प्रचलित जो पात्र रही है शर्मिष्ठा, उस किताब को, तो वो उसकी प्रेरणा को कहाँ से मिली कि ये शर्मिष्ठा जो पात्र है उसको उठाना चाहिए, इसको शब्द शैली में व्यक्त करना चाहिए और किताब के रूप में प्रस्तावित करना चाहिए, ये सोच कहाँ से आपके अंदर? अच्छा, शर्मिष्ठा के साथ एक बड़ी कमाल की बात क्या हुई थी कि वो इसकी कहानी, मैंने बहुत छोटी थी, मैं 8-9 साल की थी, तो मैंने शर्मिष्ठा का किस्सा, भागवत कथाएं होती हैं हमारे यहाँ, तो भागवत कथा में कोई पंडित जी सुना रहे थे, तो शर्मिष्ठा का किस्सा उन्होंने सुनाया था कि कैसे एक राजकुमारी एक दासी बनती है और कैसे उसको परित्यक्ता का जीवन जीना पड़ता है और फिर वो अपने बच्चे को अकेले रेज करती है। तो कहानी मेरे दिमाग में रह गई और जब मैं लिखना शुरू किया मैंने, तो मेरा मन हुआ कि मैं शर्मिष्ठा पर जो किस्सा है वो जाहिर करूं, क्योंकि वो एक सशक्त औरत की कहानी थी कि जो टूटती नहीं है तमाम बंधनों के बाद भी। और मुझे लगता है कि फेमिनिज्म का सार यही है कि स्त्री को अपने आप को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज जो है स्त्रियों के साथ तब भी थोड़ा सा हिंसक था, तब भी बहुत हिंसक था और आज भी उतना ही हिंसक है। उसमें आपकी अपनी उपस्थिति, आपकी अपनी मौलिकता कितनी बनी रहती है जी, आप कितने मजबूत बने रहते हैं। मजबूत बने रहने का मतलब ये नहीं है कि टूटना नहीं है, रोना नहीं है, आप अपने आप को कितना बनाए रखते हैं, मैं उस पूरे किस्से को बाहर लाना चाहती थी, तो शर्मिष्ठा की कहानी मैं लेकर के आई। ठीक है मैम, पुरुषों का रोना कितना ज्यादा जरूरी है और इसमें महिलाओं का योगदान के बारे में भी आप बातचीत करें, क्योंकि लोग ऐसे प्रचलित है समाज में कि महिलाएं हर दूसरे बात पे रो देती हैं, हर तीसरे बात पे वो नाराज हो जाती हैं, ऐसी प्रचलित है। नारीवादी लेखिका होने के नाते आप पुरुषों के रोने को कैसे आप देखती हैं, आपके ओपिनियन? पुरुषों का रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो बॉयज डोंट क्राई एकदम पेट्रियार्कल नोशन है। पितृसत्ता ने औरतों का ही नुकसान नहीं किया है, मर्दों का भी नुकसान बहुत किया। मर्दों को जबरन पत्थर बने रहने की प्रेरणा दी है, जबकि मनुष्य, स्त्री और पुरुष होने से पहले मनुष्य है, जिसके पास तमाम भाव, तमाम संवेदनाएं होती हैं। एक बच्चा जब पैदा, भले ही पुरुष पैदा हो, स्त्री पैदा हो, उसको ये मालूम, जब तक उसको मालूम नहीं होता है कि मैं मर्द हूँ, मुझे ऐसा ही करना है, या मैं औरत हूँ, मुझे वैसा ही करना है, तब तक वे बस कच्चे होते हैं। बच्चे रोते हैं ना, लड़का बालक जो होता है वो रोता है ना, बाद में क्यों रोना बंद करते थे? क्योंकि उसके दिमाग में बार बार या जहर घुट्टी गोली जाती है, अरे तुम तो मर्द हो, तुमको मजबूत बने रहना है। नो, बॉय शुड क्राई, यह जरूरी है उनकी अपनी मानसिक शांति के लिए, उनके मन पर बोझ ना बना रहे, क्योंकि रोना बहुत बार आपके मन को हल्का करता है, इमोशंस बह जाते हैं। और स्त्रियां इसीलिए कई बार, हालांकि अभी तो बहुत सारे, अभी जो स्त्रियों की मानसिक अवस्था पर बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्त्रियों की मानसिक अवस्था को खराब करती हैं, पर रोना कहीं ना कहीं उनकी मानसिक अवस्था को एक आराम की स्थिति देता है। इफ दे क्राई, अपने आप को हल्का करते हैं। तो लड़कों का रोना भी बहुत जरूरी है। दे शुड क्राई। अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है रोना आ रहा है, तो वही रो लो, इससे आपको कोई कमजोर नहीं करेगा, कोई आपको खराब नहीं करेगा, कोई कम नहीं आकेगा। भावनाएं जाहिर हो तो आप, जितनी भावनाएं जाहिर होंगी उतने ही मनुष्य होंगे आप। मनुष्य बने रहना बहुत जरूरी है जी। तो मर्द लड़के नहीं रोते हैं, एक बहुत खराब स्टेटमेंट है, इसको कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए जी। त्रयाक्ष रोता है, उसको मेरे बेटे को चोट लगी, वो रो रहा था, तो मैं कहती हूँ हाँ रो लो, कोई बात नहीं, रो, कम से कम वो जाहिर तो कर पा रहा है कि उसको दर्द हो रहा है। जब आप दर्द ही जाहिर नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका इलाज कैसे करेंगे जी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुषों को रोना इसलिए भी जरूरी है कि वो इंसान बने रहें, जिंदा रहें। बिल्कुल। तो अगर अभी हाल फिलहाल में आपने एक केस सुना होगा अतुल सुभाष का, दो पक्ष हैं इसके, दो गुट, एक तो उसके समर्थन में है कि समर्थन इस बात का है कि उसके साथ हिंसा हुई है, शोषण उसका हुआ है, उसकी वाइफ की फैमिली ने और उसकी वाइफ के द्वारा। दूसरा गुट ये भी है जो नारीवादी जो तर्क देते हैं कि उसके बहुत सारे 1 घंटे के वीडियोस भी, बहुत सारी उसमें चीजें बताई गई हैं कि हाँ उसके साथ ये है। तो
एक लेखिका होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपका इस पे क्या तर्क है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशाल, अतुल सुभाष की जो आत्महत्या है, उनकी आत्महत्या से जो मृत्यु हुई है, मैं इस मसले पर मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, होनी नहीं चाहिए थी। और उन्होंने अपने शोषण की बातें की है। मुझे लगता है कि निकिता की डिमांड्स बहुत ही जस्टिफाइड नहीं थी, और न्यायपालिका को जो जो जुडिशरी सिस्टम है उसको बहुत एक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि जुडिशरी के अकॉर्डिंग जो एक महिला है वो बहुत बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आप कितना ले सकते हैं, कितना दिया जा सकता है। अगर कोई गैर वाजिब डिमांड्स कर रहा है तो जुडिशरी का काम है। अभी आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि एक महिला 15 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी अपने पति से, तो जुडिशरी ने रोका कि आप 15 लाख रुपए, आपको अगर आपको लग्जूरियस लाइफ जीनी है तो पैसा कमाइए और जिए, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा और आपको उतना ही मिलना है। तो जुडिशरी का काम था, न्यायपालिका का काम था एक बहुत अच्छे तरीके से काम करना, और निकिता की अनवारंटेड डिमांड्स जो थे, जो डिमांड्स गैर वाजिब थे, उस डिमांड्स को खारिज करना। जुडिशरी ने अपना रोल नहीं निभाया, जिसका लोड अतुल सुभाष ने ले लिया और उन्होंने अपनी जान गंवाई। पर इस मामले में निकिता के बहाने तमाम औरतों को, पढ़ी लिखी औरतों को गाली देना, हालांकि अतुल सुभाष के स्टेटमेंट में बहुत सारी खामियां हैं और कई बार लगता है कि बहुत ही कंडीशनड हैं, जिन्होंने कई बार ऐसा भी लगता है कि उन्होंने ईगो में आकर के अपनी आत्महत्या की है। आप सुनेंगे तो, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स को डाइवर्स करना, तो इन सब मामलों में आप न्यायपालिका का हस्तक्षेप ले सकते थे, इन सारी बातों को आप कह सकते थे, एक बेहतर वकील कर सकते थे, आप कोर्ट ट्रांसफर ले सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते थे। He could have done so many things. Instead, he chose to end his life, which is very extremely unfortunate. उसको नहीं करना चाहिए था। पर निकिता के बहाने तमाम पढ़ी लिखी औरतों पर को गालियां देना, दहेज हत्या के कानून को खारिज करवाने की कोशिश करना, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के कानून को खारिज करवाने की कोशिश करना, ये तमाम बातें बहुत ही खराब बातें हैं, क्योंकि निकिता और अतुल जैसे केस लाखों हजारों में एक होते हैं। दहेज से यहाँ पे अभी भी हर रोज कई लड़कियां मारी जाती हैं, इसमें बहुत सारे केसेस सामने नहीं आते हैं, और लगभग 19 से 20,000 दहेज केसेस पिछले साल दहेज हत्या के केसेस पिछले साल दर्ज हुए हैं। बहुत सारी महिलाएं सुसाइड करती हैं प्रेशर्स में आकर के। कौन लोग बात करते हैं इस बारे में? तो आप एक घटना को नजीर बना करके पेश कर रहे हैं कि तमाम और लड़कियां ऐसी होती है। बहुत ही, ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। जी मैम, हम लोग फिर से अपने विषय पे आते हैं कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि नारीवाद की जो परिभाषा है वो इस आधार पे करती हैं कि उनके कार्यस्थल पे लैंगिक असमानता उन्होंने देखा, इस वजह से उनके अंदर ऐसे विचार आए कि हम नारीवाद की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हो रहे हैं। आपके अनुसार नारीवाद की परिभाषा क्या है और इसको अपने से कैसे आप जुड़ाव महसूस करती हैं? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल। मेरे लिए फेमिनिस्ट होना ह्यूमनिस्ट होना है। ह्यूमनिस्ट होना कैसे है? फेमिनिस्ट होने का मतलब सिर्फ स्त्रियों के अधिकारों की बात नहीं है। फेमिनिस्ट होने का अर्थ है हर मनुष्य के अधिकारों की बात करना। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी सिस्टम के किसी इवेंट्स के द्वारा सताया हुआ है तो उसकी बात करना, और हर स्त्री जो अपनी जगह पे है, चाहे वो जो मेरी सहायक है रीता, उनके उत्थान की बात हो या मेरे उत्थान की बात हो, हर स्त्री का अपनी जगह पे कल से बेहतर होना ही मेरे लिए फेमिनिज्म है। और वह बेहतरी एथिकली, लॉजिकली होनी चाहिए। उस बेहतरी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी और का अधिकार ले लिया जाए। उस बेहतरी का अधिकार है कि जो उनके जो नियत जरूरी मानवीय अधिकार है वो उनको जरूर मिले। जी, फेमिनिज्म इज फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरी वुमन, उनकी अपनी जगह पर, और वो जैसे चाह रही है एथिकल तरीके से, लॉजिकल और लीगल तरीके से। जी, ठीक है। आपके अनुसार नारीवाद की जो चुनौतियां हैं, इसमें ये है कि नारीवादी आंदोलन जो है कैसे चुनौती आ रही है उसको, कि लोग इसमें अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं? देखिए, चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है कि लोग फेमिनिस्ट होने को एक बहुत ही डेरोगेटरी टर्म के तौर पे, आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि कुछ भी, अरे निकिता मलेवस्ले में ही, अरे निकिता तो फेमिनिस्टों को
काम कर रही हूँ जितना मेरा पुरुष कलीग काम कर रहा है, मेरी तनख्वाह ₹1,00,000 है, उसकी ₹1,25,000 क्यों होनी चाहिए? पुरुष होने के साथ ही वो एज क्यों मिल जाता है? और हाँ, स्त्रियां वल्नरेबल क्यों है? स्त्रियों के लिए क्या पुरुष अकेला जाता हुआ पुरुष उतना वल्नरेबल है जितनी अकेली जाती हुई स्त्रियां हैं? तो वो एक सोसाइटी क्यों नहीं डेवलप हो सकती जहां दोनों लोग बराबर हैं? जी इस फेमिनिज्म की मांग ये है। और कई बार क्या लगता है ना कि लोग जो स्त्रियां सिर्फ अपनी मांग अपने अधिकारों को रिक्लेम करना चाहती हैं, लोग पुरुष अक्सर और जो नॉन फेमिनिस्ट लोग हैं उस बात को समझ लेते हैं कि वो मेरे ही अधिकार को खाना चाहती है। नो, इफ आई वांट टू वॉक ऑन द रोड इन नाइट अलोन, ये मेरा अधिकार है। जिस तरह से आप रात में अकेले चलना चाहते हैं, अकेले चलते हैं, वो आपका अधिकार है, उस तरह से मेरा भी अधिकार है कि मैं रात में अकेले चलूं। आपको सुरक्षा का भय नहीं है तो मुझे भी सुरक्षा का भय नहीं होना चाहिए। इसमें मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने अधिकार को रिक्लेम कर रही हूँ। तो फेमिनिज्म को नहीं समझना, इसके सिद्धांतों को नहीं समझना और बिना जाने बुझे अटैक कर देना फेमिनिज्म पर, इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। जी मैम, जैसे आपने अपनी सहायिका का नाम लिया, तो एक दलित महिला और एक उच्च जाति की जो महिला है, इनके अनुभव नारीवाद से कैसे अपने आप को वो करती हैं? देखिए, अलग कैसे हैं? आई कम फ्रॉम सो कॉल्ड अपर क्लास एंड मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है। एक दलित स्त्री का संघर्ष किसी भी अपर क्लास स्त्री के संघर्ष की तुलना में कई बार ज्यादा होगा, क्योंकि मैं अपर क्लास होने के साथ आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस पैदा होने के साथ ही मिल जाते हैं। देखिए, एक बार मैंने लिखा भी था इस मसले पर कि मैं अपर क्लास पैदा हुई और अपर कास्ट पैदा हुई तो मेरे पिता के पास जमीन थी, जमीन जो उन्होंने अपने पूर्वजों से इनहेरिट की। क्या एक दलित स्त्री के पास उस जमीन की सुविधा होती है? सोसाइटी में अपर पिरामिड के ऊपर रहने की सुविधा होती है? तो मेरे पास वो सुविधा थी, मेरे पिता के पास प्रिविलेज था कि वो मुझे पढ़ा सके। एक दलित लड़की को पढ़ने जैसे बेसिक चीजों के लिए भी लड़ना झगड़ना पड़ता है। मेरे पास वो सुविधा थी कि मुझे कोई सवर्ण पुरुष आके तंग नहीं करेगा। एक दलित लड़की को कोई भी आकर के कोई भी आकर के परेशान करके उसको अपनी संपत्ति, मतलब आप सोचिए ना कि समाज में जीना भी उनके लिए एक स्ट्रगल है। तो जाहिर है कि उनका संघर्ष मेरे संघर्ष की तुलना में 10 गुना 20 गुना ज्यादा है। मैं भले ही मेरे संघर्ष बहुत हूँ, पर मेरे संघर्ष उस स्त्री के साथ जिसके, अगर आप पैदा सुविधा के साथ हुए हैं तो आपके संघर्ष जरूर उस स्त्री की तुलना में बहुत कम होंगे जिसके पास पढ़ने लिखने सांस लेने जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है। जी मैम, पुरुषों की नारीवाद में क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक, सहयोगी, बहुत अच्छी। फेमिनिज्म बिना पुरुषों के संभव ही नहीं। फेमिनिज्म तो फेमिनिज्म इज ह्यूमनिज्म, समाज की बात है। अगर पुरुष सहायक नहीं होंगे तो कैसे हम अकेली औरतें, देखिए ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों 2 हाथ चाहिए जी। तो पुरुष अगर सहायक की भूमिका में होंगे तो रोड विल बी इट विल बी एन इजियर रोड टू अचीवमेंट। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है नारीवाद की अभी? बहुत बेहतर है। आप देखिए ना कि किचन, आपको पता है पहले भंसा घर या रसोई कहाँ होता था? पहले मेन दालान, पुरुषों का बरामदा बाहर होता था, घर अलग होता था और रसोई घर अलग होती, स्त्रियां रसोई घर में होती थी, पुरुष दालान
और साहित्यिक जीवन में कितनी समानता है और कितना गैप है। मैं अगर लिखती भी हूँ तो उसी प्रेम की बात करती हूँ जैसा प्रेम मैं अपने जीवन में करती हूँ। मैं प्रेम को संपूर्णता से स्वीकार करने की बात करती हूँ, जहाँ पर मैं किसी व्यक्ति से तभी मेरा डिफरेंस हो सकता है जब वहाँ पे एथिकल डिफरेंसेस आ जाएं, और यही बात मैं साहित्य में भी दर्ज करती हूँ। जी मेरे लिए प्रेम के दो मायने ना साहित्य में हो सकते हैं ना वास्तविक जीवन में हो सकते हैं, एक ही मायना है जो मैं दोनों ही जगह मेंटेन रखती हूँ। जी मैम, शायरी की अगर हम बात करते हैं तो या तो रोमानियत होती है या फिर बहुत दुख या फिर आपके जीवन में है या फिर आप महसूस करते हैं ऐसा कि आपके अंदर प्रेम है। तो जो शायरी की जो, क्योंकि आपके आर्टिकल में देखता हूँ तो अक्सर आपके वॉल पे मुझे दिखते हैं कि आपने कोई ऐसा पोस्ट किया या फिर कोई शायरी पोस्ट की है, तो क्या शायरी प्रेम को या फिर दुख को कैसे अब प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति अपने से खुद रिलेट करता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कविता जो है, शायरी क्या है, कविता है, पोइट्री जो है वो भावनाओं का सबसे तरल, इसको कहा जाता है सबसे लिक्विड यानी सबसे बहावदार माध्यम है। तो मुझे कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार दुखी हो, कई बार आप किसी और मनस्थिति में होते हैं, उस मनस्थिति को भी बहुत अच्छे तरीके से, और या कई बार आपकी प्रोटेस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से शेर व शायरी में जाहिर किया जाता है। जैसे आप मीर का एक शेर सुनिए, कश का खींचा दैर में बैठा कब का तर्के इस्लाम किया। दो पंक्तियां हैं, दो मिसरे हैं, और इसमें ये इस्लाम
परिभाषाएं भी गढ़ती है। तो उन युवाओं को जो प्रेम में है, उसकी प्रेम की आवश्यक शर्तें क्या हैं, अनुभूति क्या होती है प्रेम की, उन युवाओं को आप भी संदर्भित करें मैम, कि कैसे उस चीज को समझ पाएं, दिल टूटने पे ऐसी कोई क्रिया ना करें जो बहुत सारी हमें घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रेम नहीं मिला, मुझे लगता है कि प्रेम में बिछड़ना बहुत जरूरी होता है उस चीज को अनुभव करने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये तो व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है, पर कुछ चीजें जो बेसिक रूल्स हैं वो ये है कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेकार हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं। रिजेक्शन को स्वीकार कीजिए, इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह व्यक्ति और आप दोनों एक साथ अच्छे नहीं थे, दोनों एक साथ चल नहीं सकते थे, इसीलिए उस व्यक्ति ने आपका हाथ नहीं थामा या आपका साथ छोड़ दिया। वह व्यक्ति आखिरी व्यक्ति नहीं है। प्रेम एक ही बार नहीं होता, प्रेम कई बार, यह जो एक फिलॉसफी है कि प्रेम एक ही बार होता है या फिर पहला प्यार, नहीं, ग्रो अप। प्रेम उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है, प्रेम कभी भी हो सकता है और प्रेम कई बार हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया तो आगे बढ़िए, उस व्यक्ति के साथ आपकी यात्रा वहीं तक थी, हो सकता है आगे की यात्रा और भी बेहतर हो, आप भूल जाएं कि पीछे आपने किसी के साथ यात्रा की। आगे बढ़ना, मूव ऑन करना सीखिए। मैं आजकल के युवाओं को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसी को गाली देने, ब्रेकअप पर या दिल टूटने पर किसी को गाली देने, कोसने की जगह दुआ दीजिए कि वह व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और आप भी आगे खुश रहें। मूव ऑन कीजिए, दैट्स ऑल। प्रेम में ब्रेकअप होता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि दो लोग हमेशा ही, आज जो दो लोग प्रेम में हो वो हमेशा ही प्रेम में रहे। हो सकता है कि हम कई बार अपनी यात्राओं में इतने अलग हो जाते हैं। आज मैं एक्स प्रकार की हूँ, कल 2-3 साल के बाद किसी और ढंग की हो जाऊंगी, तो जो व्यक्ति मुझसे आज जिस तरह से प्रेम में पड़ा था, हो सकता है कि उसका प्रेम कम हो जाए या हो सकता है मेरा प्रेम कम हो जाए। तो ऐसे में जबरन साथ रहने की जगह हम दोनों को एक सेपरेट पाथ तलाशना चाहिए। प्रेम कम होता हो नहीं हो तो लोग अलग हो जाते हैं, यानी हम जिससे प्रेम में पड़े थे वह व्यक्ति कहीं पीछे छूट जाता है, एक नया व्यक्ति हो जाता है। तो जाहिर है नए व्यक्ति से हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम अतीत से प्रेम करते रहते हैं और चाहते हैं उसी अतीत में बने रहना। फ्रिक्शन सारी उसी बात की जी। अगर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना, तब तो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। बदलाव को अगर स्वीकार करते रह जाए दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व में, तो प्रेम नहीं खत्म होगा। पर हाँ, अगर आप सिर्फ अतीत में अटके रहेंगे तो जाहिर है कि प्रेम जो है रुक जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उस वक्त ना उस यात्रा को छोड़ देना चाहिए। वो बहुत शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किलों से, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो छोड़ना अच्छा, आगे बढ़िए, फिर एक नए अफसाने की शुरुआत कीजिए। किसने कहा है कि आप जो है आप एक ही व्यक्ति के साथ जिंदगी निभाना है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है। ये 7 जन्म, शादी हुई तो 7 जन्म तक निभाएंगे, नहीं। शादियों में, इनफैक्ट प्रेम विवाह में भी प्रेम खत्म हो सकता है और वहां भी आपको हो सकता है, और ये प्रेम खत्म होने की उम्र 60 साल में भी हो सकती है। आपको पता है ग्रे डिवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कभी भी प्रेम खत्म हो सकता है, कभी भी आपको नया प्रेम मिल सकता है। जस्ट बी रेडी फॉर व्हाट इज कमिंग न्यू टू यू। जी, इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत पहले दूसरे तीसरे नहीं होती, मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन खत्म करते हैं। फिर से हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे, फिर ये सिलसिला शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए।